जो दर्द है, मैं इसलिए दर्द कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। वक्फ को लेकर जो दर्द इसलिए है कि वक्फ की जमीन खिसक रही है, एक सत्यापन की सिर्फ बात है, इस बात से परेशानी है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है कि प्रेजेंट वक्फ एक्ट, उसमें ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, 20-30 तरह के नुकसान बताए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो संशोधन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो स्टोरी चलाई जा रही है, स्टोरी नहीं, स्टोरियाँ चलाई जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है ज़रा भी, तो हमारी सहमति होनी ही चाहिए। आपको झूठ लग रहा है? हमारे पास तो पॉइंट बाय पॉइंट हम बात कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पर कि ये हरगिज़ जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है। तो जब वैसा नहीं है तो फिर संशोधन की ज़रूरत क्यों है? मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने कोट करता हूं और इस स्टेटमेंट्स आपको लगता है क्या कि ये ठीक है? अख्तरुल ईमान हैं, एमआईएम के बिहार के प्रेसिडेंट हैं। वो कहते हैं मुसलमान अपने सिर धड़ की बाजी लगा देगा। सरवर चिश्ती कह रहे हैं क्यों सो रहे हो मियां, सड़क पर आना पड़ेगा। तौकीर रजा कह रहे हैं जमीनों का नहीं हमारे वजूद का मसला है। कल्बे जवाद कह रहे हैं हमसे टकराएंगे तो तबाह हो जाएंगे। सैफुल्ला रहमानी कह रहे हैं पूरे देश में आंदोलन करेंगे। साजिद रशीदी कह रहे हैं मुसलमानों से अपील विरोध में उतरो। बात सिर्फ स्टेटमेंट की नहीं है, आप उनको सुनिए तो ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि बहुत ही सीरियस मसला है और इसको बाज़ार में उस तरह से ना ही हम मेरी तरफ से, ना आपकी तरफ से, ना किसी और की तरफ से भड़काऊ अंदाज में या लड़ाई वाले अंदाज में चीज़ों को नहीं ले जाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिचुएशन सिर्फ औकाफ के मामले को लेकर नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे इश्यूज़ को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, उनके वजूद को लेकर, उनके चलने फिरने को लेकर, उनके खाने पीने, उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया है, और वो इन्वायरमेंट भी इस तरह बनाया गया कि कहीं ना कहीं सरकारी सरपरस्ती महसूस होती है इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, तो लोग बहुत उलझन में हैं। आपको लगता है मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो अपने बयानों से, अपने आचरण से, अपने स्टेटमेंट्स से मुसलमानों को कोने में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सिर्फ, बल्कि कामयाब कोशिश कर दी है उन्होंने। अब इस कोशिश को नाकाम बनाना सरकार ही की जिम्मेदारी थी, है, और सरकार उसमें कामयाब नहीं नज़र आ रही। आप क्यों चाहते हैं कि वक्फ में किसी तरीके का कंट्रोल ना रहे? आप क्यों ये चाहते हैं कि सत्यापन जैसी व्यवस्था ना रहे? आप क्यों ये चाहते हैं कि मुसलमान या इस्लाम धर्म में ऐसी व्यवस्था हो जो किसी भी धर्म में नहीं है? क्या वक्फ जैसी व्यवस्था किसी दूसरे धर्म में? कह रहा हूँ कि ये तीनों चारों बातें जो आपने कही हैं वो रियलिटी के खिलाफ हैं। ख़ास तौर पर आप वक्फ के ऊपर हर सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो सर आप बताइए, वक्फ जैसी व्यवस्था, मसलन आप कहते हैं कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उतनी प्रॉपर्टीज़ किसी और के पास नहीं है। तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी, यही मैं कह रहा हूँ, तीसरी सबसे बड़ी। तो 6,48,000 या 84,000 कुछ है एकड़ पूरे मुल्क में। इतनी तो सिर्फ 2 मंदिरों के पास आंध्रा और तमिलनाडु में है, सिर्फ 2 स्टेट में, बाकी तो गिना ही नहीं किया। एक और मज़े की बात है कि वक्फ बोर्ड बनाता कौन है?
दिल्ली की जामा मस्जिद से नहीं बनता है, या जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस से नहीं बनता। हम तो एक मेंबर नहीं बना सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जितने भी औकाफ का होता है। हमारी डिमांड तो बहुत पुरानी है कि एसजीपीसी की तरह से इसमें इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए और खुद मुसलमान बनाए। ये दान में दी हुई जमीनें हैं। इंडिया के रहने वाले हिंदी लोगों का आचरण है, हर धर्म के लोगों का ये एक आचरण है। सर, आप दान की जो बात कर रहे हैं, हाँ। एक इसमें ओवैसी ने इस पर बहुत कुछ बोला है कि यूजर बाय यूजर वाले क्लॉज को खत्म करने की बात है। अच्छा, आपके पास कागज नहीं मुझे है। ये बताइए, बिल्कुल मैं मुकाबला नहीं करना चाहता है हिंदू मंदिरों के मामले से, लेकिन वक्फ बाय यूजर को की बात खत्म कर दें, सारे धर्मों का खत्म कर दें, तो पता चलेगा आपको कि एक मंदिर 2000 साल से है, उसका पेपर कहां से लाओगे? नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसको वक्फ बाय यूजर ही नाम उसका कुछ भी हो, सर, आपने वो यूजर में ही उसको आपने ठीक बात कही। बिहार का एक गांव है, पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। ठीक बात है। एक साउथ का केस साउथ है। का, वो दोनों केस हमारे मुझे मालूम है, बहुत मर्तबा में तो उसका आप जवाब दे चुका 1500 हूं। साल पुराना मस्जिद और हाँ। उसे वक्फ बोर्ड कहते कि मंदिर जो है, मैं उसी को कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि ये आधा परोसा जा रहा है लोगों को, और तो आपको वो दावा ठीक लगता है? आपको वो दावा ठीक लगता है बिहार के गांव का? एक बात, वही तो मैं कह रहा हूँ, दावा कोई भी करे, दावे को सिद्ध करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो अगर झूठा दावा है वो कभी भी सिद्ध नहीं सर, कर लेकिन सकेगा। इसमें जिम्मेदारी तो जिस शख्स की जमीन है उसकी ज्यादा बन जाती है ना। वक्फ बोर्ड को कहाँ सिद्ध करना होता है? ना अगर मान लीजिए कल को भाई, वक्फ वो बोर्ड तो कह दे कि बाकायदा- मेरी, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। ये भी गलत ख्याल है, ये इसका भी जवाब है हमारे पास, और ये एक्ट ही के तहत है, उसी एक्ट के तहत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वक्फ बोर्ड आके यहाँ मेरे घर को कह देगा, या मेरी मस्जिद को कह देगा, या मेरे घर को ऑफिस को कह देगा कि जनाब ये तो वक्फ बोर्ड का है तो ले लेगा, या मंदिर को। मंदिर तो बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं ले नहीं लेगा, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए वक्फ ने मेरे जमीन घर को कह दावा दिया कि किया दावा है, है, दावा तो किया मुझे तो सुना साबित जाएगा। करना पड़ेगा कि ये है। वो प्रोसेस चलेगा भाई, उस प्रोसेस के बगैर कैसे हो जाएगा? उस प्रोसेस में वक्फ बोर्ड को भी साबित करना पड़ेगा, उन्हें भी साबित करना पड़ेगा। जो मंदिरों के लिए जो कवानीन बने हुए हैं, उसके लिहाज से वो वक्फ बाय यूजर इतने सालों से मौजूद है, वो साबित करना होगा उन्हें, और इन्हें भी साबित करना होगा कि ये कैसे इसे वक्फ कह रहे हैं। तो अगर ये मामला कोर्ट में ही अगर सीधे चला जा रहा है, अगर मान लीजिए, तो इससे क्या दिक्कत है? क्योंकि दूसरी ओर से ये बात बार बार कही जा रही है कि ऐसी ट्रिब्यूनल तो कहीं और व्यवस्था है नहीं, किसी और दूसरे धर्म में ऐसे ट्रिब्यूनल। वो ट्रिब्यूनल भी तो आप, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। किसी डिस्ट्रिक्ट का, तमिलनाडु का, वो जिस गांव की आप बात बता रहे हैं, वहां के जिले का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा? वही होगा वक्फ ट्रिब्यूनल। मैं इसलिए ये बात बार बार आपसे पूछ रहा हूं। अब ये लोग समझाते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि मौलाना महमूद मदनी के पास आ जाएगा, या वक्फ बोर्ड के पास। एक तो मौलाना महमूद मदनी के पास तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है। आपने वक्फ बोर्डों को पॉलिटिकल चमचों के हवाले कर रखा है, और वो जमीनें बेच रहे हैं, बेचते चले आए। उन्हीं सबको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है, और तो ये रुक गया बहुत कानून पुराना से? नहीं है। काफी कुछ रुका है, काफी कुछ प्रोटेक्शन हो रहा है, हालांकि जितना होना चाहिए उतना फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? आपने गलत लोगों को बिठा रखा है, वो गलत तरीके से चयन करते हैं। एक महिलाओं की एंट्री का लंबी मसला लड़ाई है। महिलाओं की एंट्री का मसला हाँ, होना चाहिए, महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, वो एक प्रोसेस होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, आप एक्ट बनाइए एसजीपीसी की तरह से, उसका चयन करने का, उसके इलेक्ट करने का सिस्टम बनाइए, बजाय इसके कि केजरीवाल साहब और अखिलेश साहब और योगी साहब और नीतीश साहब अपनी पसंद के लोगों को ले आए। क्या मतलब है इसका? बड़ी संख्या में मुसलमान इससे पीड़ित हैं। जयपुर में एक खानदान है, नग्गा मियां मस्जिद, शायद आप जानते होंगे। वहां से मुस्लिम परिवार को ही हटा दिया, वो 200 साल से रह रहे हैं, उनको वहां के हजरत साहब ने दिया हुआ था। इसी तरीके से कई सारे ऐसे उदाहरण कई जगहों से हमने रिपोर्ट्स कराई हैं जहां पर मुसलमान पीड़ित हैं। ये मुसलमान कैसे पीड़ित होगा? हटा दिया उनके परिवार को। जयपुर की रिपोर्ट है सर। वो गलत कर रहे होंगे तो हटाया गया होगा। और ये भी नहीं, हो वो सकता 200 है। साल से रह रहे हैं वहां अरे पर। भाई 200 साल से रह रहे हैं, लेकिन वक्फ की जमीन पे क्यों रह रहे हैं? क्यों रहेंगे वक्फ की जमीन पे?
वो तो उसी काम के लिए होनी चाहिए, वो गरीबों के लिए, किसी एक परिवार के लिए नहीं है। तो वक्फी जमीन पर दुकानें बन जाती हैं, वो ठीक है? हाँ, दुकान बने और उसका किराया आए, उसको मार्केट रेट पे किराया पे चलाया जाए और उससे गरीब लोगों की मदद हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह अभी भी यूज नहीं हो रहा है, इसको और अच्छा किया जाना चाहिए, बजाय इसके और खराब कर मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मुसलमान पीड़ित हैं वक्फ बोर्ड की? आप ये बात आप कह करके मुझे भी उसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां और दूसरे 4-5 नाम आपने लिए। आप ये मत कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं जो रीजनेबल चीज हो वो जरूर आनी चाहिए, लेकिन ये कानून अनरीजनेबल तरीके से और गलत बुनियादों पे लाया जा रहा है। पहले वो बुनियादों को ठीक कीजिए। ठीक है, मैं एक सवाल और कह रहा हूं, क्योंकि एक मौलाना की बार बार चर्चा होती है, मैं पूछ ही लेता हूं, कई सारे का मैंने नाम ले लिया। मौलाना तौकीर रजा, वो कह रहे हैं मुसलमानों सड़क पर आ जाओ, वक्फ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, कह रहे हैं आरएसएस आतंकी संगठन है, वही सब करवा रहा। क्या कहेंगे? तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, वो मौजूद हैं और उनके खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, फला है, उनसे पूछिए कि भाई ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है और क्या कही है, किस तरह कही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, कब कही है, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। आरएसएस के बारे में आपकी राय तौकीर रजा से मैच करती है या अलग है? देखिए, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे आरएसएस के साथ, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं किसी की जबान, किसी के अल्फाज आप मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मतलब आतंकी संगठन कहना गलत है? नहीं, आप मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं उनकी बात? नहीं, मैं तो उस पर राय पूछ रहा हूँ, या तो बता दीजिए सही है, मेरी या तो बात बता तो दीजिए ये कि गलत है। बहुत सारी असहमतियां हैं और बहुत सारी चीजों में सहमति भी मिल सकती है, ढूंढे जाएंगे, लेकिन हम लोग असहमतियां ढूंढते हैं, सहमति नहीं ढूंढते। एक और साहब हैं जो आजकल देश से बाहर हैं, जाकिर नाइक। उनके कई सारे वीडियो हर दूसरे दिन अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वक्फ के नाम पर कि वजूद का मसला है, मुसलमानों जाग जाओ, जैसे पूरे मुसलमानों को जगाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। आप लोग इसके काबिल नहीं हैं। वो तो हर आदमी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी मर्जी होती है, अब किसी के बारे में क्या तबसरा? नहीं तो जाकिर नाइक को आप भड़काऊ मानते नहीं, हैं? हम किसी के बारे में क्यों तबसरा करेंगे? एक इंडिविजुअल के बारे में आप मुझसे क्यों? नहीं सर, वो पूरे मुसलमान कौम को लेकर वो बोल रहे हैं कि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है ना, सारे हिंदुओं को लेकर कितने सारे लोग बोलते हैं, सारी बातें बोलते ही है ना, तो फिर नहीं सर, तो उधर से भी बोलते हैं ना, उधर से भी नारे लगते हैं, दोनों ओर से लगते हैं। मैं दोनों ओर के बारे में मैं क्या कहूँ? आप अभी जाकिर नाइक साहब के बारे में कह रहे हैं, मैं और दूसरों के बारे में। जाकिर नाइक भड़काऊ है कि नहीं? नहीं, देश के लिए खतरनाक है? मेरा यही तो कहना है कि आप इंडिविजुअल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इश्यूज के बारे में पूछिए मुझसे। अच्छा, आपने एक कानून बनाने की मांग रखी है, इस्लामोफोबिया, आप कह रहे हैं कि इस पर एक कानून बन जाना चाहिए, तो आप ये टर्म ही क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको लगता है कि इस देश में इस्लामोफोबिया जैसी चीज है? मैं ये कह रहा हूं कि हेट क्राइम, हेट स्पीचेस, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? मैं हेट के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, हेट के बारे में आप बात करें, ठीक है, बस, लेकिन आप कहें कि इस्लामोफोबिया पर कानून आना चाहिए। भाई मैं तो हेट क्राइम के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी इस्लामोफोबिया पर नहीं आना चाहिए। भाई इस्लामोफोबिया भी, इसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंसिडेंट, सबसे ज्यादा इश्यूज इस्लामोफोबिक है। आपको लगता है कि देश में, हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिक कुछ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके अलग अलग तरीकों से इस देश की जनता को इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। नहीं सर, इस्लामोफोबिया है और इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इस्लामोफोबिया अलग कैसे होगा? जब तक आप इस्लामोफोबिया क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग इस्लामोफोबिक होंगे नहीं। तो सरतन से जुदा के जो नारे लगे उनको क्या कहेंगे आप? उसकी सबसे ज्यादा मजम्मत तो हम नहीं करिए, वो आपको पता भी नहीं चलती है। अगर आपको सवाल करने की, सर जी सुन लीजिए, आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर आपने वो देखा होता, उनसे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में है। नहीं, आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, यही तो आपका कमाल है। आपका कमाल है। मेरा क्या है? आपका शुक्रिया अदा बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी की वजह से मुसलमान खतरे में है। खतरे में कोई आपकी इन बातों से आपने कह दिया कि पूरी सिविल सोसाइटी उस समय खड़ी नहीं हुई। देखिए, खतरे हमने खुद कहा कि अगर कोई भी बयान अगर खिलाफत में है और गलत है किसी के लिए, चाहे वो आपने जो बात कही प्रॉफिट साहब के लिए हो या किसी भी धर्म के जो ईश्वर हैं उनके लिए हो, तो वो गलत है। जिस तरह से उसको कहा जाना चाहिए उस तरह उसको नहीं कहा जा रहा है। सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है, खामोश बैठी है। तो बात क्या हो गई है? कुछ मीडिया हाउस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ चंद एक लोग
इसको खड़े होकर अपनी मेजोरिटी साबित करने पे तुले हुए हैं कि मुल्क ऐसा है। मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं है सर मेरा सवाल इसीलिए रह गया। एक मिनट, मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं। मुल्क ऐसा है कि इसने सर पे बिठाया है लोगों को, इस देश ने, इस देश के लोगों ने। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, जब भी कहीं बाहर से आता हूं, मुझे वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो इस मिट्टी में मिलती है। और ये क्यों कहता हूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इत्तेफाक से कह दी है ये बात। आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मेरा यकीन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिया से अच्छी जगह नहीं है। आज तो सर मैं फिर भी कहता हूं। क्यों, मेरा सवाल रह गया कि लेकिन- क्या इस देश में मुसलमान खतरे में है, आप मानते हैं सर? मैं यही तो मैं तो इस सवाल का जवाब ही देने में इतनी सारी तो सर बातें हाँ या कर ना रहा में हूं। बता दीजिए ना। हाँ ना में क्या बात है? मेरा ये कहता हूं बकवास है ये सब, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। बहुत गंभीर सिचुएशन है। उस सिचुएशन को ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा, और खास तौर से पांडे जी आप जैसे लोगों तो को। सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान, ठीक है, और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है, आती है जो अभी तक बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन की हाँ, वो बात ठीक है। है। लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई। उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा अच्छा, आप ये चाहते मैंने हैं- ये बिल्कुल नहीं कहा आप सर। ये चाह- तो उनको आप ये किसने समझ- प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की एक राय बहुत करने- बड़ी आबादी राय आपको लेने के- फॉलो करती है सर राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पर जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे, और मेरे ऊपर, मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे, देखिए देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं, और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादतगाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर, या किसी इंडिविजुअल पर, या किसी के घर में, या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा उसे। सर लेकिन मैं आप कहेंगे कि मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत है। जब कार्रवाई हुई सूरत के मामले में, जब कार्रवाई हुई लखनऊ के मामले में, घर में ताले बंद करके छिपे हुए थे, निकाला गया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने क्या कर दिया है? ये कोई तरीका है क्या? कहा, किसने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा। ना किस मेरे डिबेट शो में बहुत सारे लोग। अब वो तो आपके डिबेट शो में किस तरह के लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा है, ये तो आप ही अच्छा, ज्यादा वक्त पर बेहतर जो जाने। चर्चा चल रही थी उसमें एक बात रह गई, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल, तस्वीरें कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी अलग अलग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद अवैध बनी थी, वक्त कह रहा है कि नहीं सही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अब हर जगह बहुत सारी इबादत गाहों को लेकर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादातर सबजुडिस है। तो जो सबजुडिस मैटर हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सबजुडिस की बात कही, एक और मामला सबजुडिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर राय दें, क्योंकि उस पर स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वो बयान आज का ताजा बयान है। बयान है ज्ञानवापी पर, कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है, अब किसी की अपनी राय है तो वो राय देगा, तो उसके ऊपर मैं क्या तबसरा? आपकी राय क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है, और लोकल कमेटी उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो राय देंगे इसके बारे। पहले भी सब जगह कहता रहा हूं, ये दोनों मामले, मथुरा वाला भी, काशी वाला मामला भी, इसमें नेशनल लीडरशिप को और दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, वो लोकल कमेटियों को देखना चाहिए उसे। ठीक है। कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है, तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई हाल फिलहाल में, कई चीजों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात यह है कि हलाल और हराम इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज हो या नापाक हो,
पानी भी पाक नापाक हो सकता है, ये पानी पाक होगा। अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ़ किया गया, अगर पानी साफ़ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जेलेटिन का यूज़ तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एक और बात समझिए, एक है लोकल मामला, एक है इंटरनेशनल मामला। इंटरनेशनल मामले में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड होती है, उस डिमांड पर ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से स्टार्ट किया गया है। हम आज भी कहते हैं साहब बिजनेस बना रखा है इन्होंने, वो तो भैया कल के बंद करते हैं, आज बंद करवाओ, तो हम तो तैयार हैं, बोलो। तो हमें इसमें हम नंबर एक, कोई गलत काम नहीं कोई कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। अब तो STF वाले सब उसको देख रहे हैं, मैं भी उसमें 2 मरतबा जा चुका हूं वहां पे, और मैं उनको भी कह के आया हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से सब लोगों तक के पहुंचाना चाहता हूं कि कल का बंद करते, आज बंद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम अगर ये पानी पाक नहीं है तो हम इसका यूज भी नहीं कर सकते, इवन हाथ मुंह धोने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, हमारा हाथ भी नापाक हो जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की बातचीत चली थी, मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर हैं या बदतर हैं? देखिए, सिर्फ मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों देखते हैं किसी? क्योंकि सर यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो भगवादारी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। कोई आप नहीं बोलते हैं, कोई आपकी कौम से बहुत सारे नेता हैं जो लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं, कोई किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों का विरोधी माना जाए, ये गलत बात है। किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों तो का मैं क्या मानूं, योगी मुसलमानों के लिए बेहतर है कि नहीं? वही मैं कह रहा हूं आपसे, आप मुसलमान की बात क्यों पूछते हैं, स्टेट की बात पूछिए। नहीं, दोनों बता दीजिए सर, स्टेट और मुसलमान दोनों बता दीजिए। मुसलमान की बात नहीं बताएं, आप राय नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पूछ रहे हैं आप, एक विशेष कम्युनिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यही पोर्ट्रे किया जाता है कि योगी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग ये आप नहीं बोलते होंगे, अखिलेश यादव बार-बार बोल देते हैं। बहुत सा भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनको ये सूट करता है, उनको वो सूट करता है, दोनों को एक दूसरे का सूट करता है, वो करते हैं। तो मुझे बताइए ना, मैं चैनल पर क्या चलाऊं ब्रेकिंग में, कि मदनी साहब ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, मैं बदतर तो कभी नहीं कह सकता, कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे, तो किसी को बदतर कैसे कहा जा सकता है? चलिए, एंटी मुस्लिम है या प्रो मुस्लिम है? मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं। नहीं, वो स्टेट के हेड हैं, मैं उन्हें एंटी मुस्लिम क्यों कहूंगा और क्यों मानूंगा? ना मानूंगा ना कहूंगा, अगर मानूंगा तो जरूर कहूंगा। मतलब आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं किसी भी हेड को, जो स्टेट को हेड कर रहा हो या कंट्री को हेड कर रहा हो, आप मोदी जी के बारे में पूछेंगे फिर तो मैं क्या कहूंगा? मैं पूछूंगा, लेकिन वो आखिर में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। अच्छा, एक माहौल, चूंकि वक्फ की बात आ जाए या फिर सरकार कुछ भी नया लेकर आए, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई, या फिर असम की मैं चर्चा कर लूं जहां पर बहुविवाह को बंद करने की बातचीत सामने आई, वो एक एक्ट लेकर आ गए, तो तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं। ये माहौल बना दिया जाता है कि इस देश में सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। हो ही रहा है, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। जब हो रहा है तो कहा जाए बहुविवाह बंद करना मुसलमानों के खिलाफ हो गया? नहीं, बहुविवाह के ऊपर आप स्पेसिफिक अगर बात करना चाहते हैं तो वो अलग सब्जेक्ट है। हमारा ये कहना है कि आज़ादी के ज़माने में जब ये बात चल रही थी कि मुसलमान इस मुल्क में रहेगा या जाएगा, तो हमने इस देश को चूज किया था। यहीं रहे हैं, इसी गली की है खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, किसी शायर ने उसी जमाने में कहा था। तो हमने इंडिया को चूज किया था और इंडिया के फाउंडर्स ने यह कमिटमेंट किया था हमारे साथ कि मजहबी मामलात में दखल नहीं दिया जाएगा। मैं बहुविवाह का पक्षधर नहीं हूं और मुसलमान भी इसको अपने आचरण में नहीं लाए हुए हैं। ये आप सर्वे से पता चल जाएगा आपको, उनके आचरण में नहीं है।
मान लो अगर आचरण में होता है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें मुब्तला होती है और इससे सोशल डिसऑर्डर हो रहा होता, तो उसको जरूर किया जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ चिंतन करना चाहिए था। तो फिर तो विरोधी नहीं होना बैठना चाहिए। हाँ, वही आपस में बैठते। नहीं, फिर तो बहुविवाह बंद हो जाए, इस पर विरोधी नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, जब है नहीं कोई चीज, अननेसेसरी जबरदस्ती एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसको उस जमाने की लीगी कहा करते थे। तुम यहाँ रह रहे हो, सुनिए, हाँ। तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप उसको सच करने पर तुले हुए हैं कि जिन्ना ने जो कहा था वो सारा सही है। नहीं सर, तो लेकिन आपने कोने में खड़ा। मदनी साहब, आप दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होता भी नहीं है, फिर आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन भी नहीं कर रहे हैं ना कि नहीं होता है, लेकिन एक इस्लामिक लॉ है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों खत्म करना? तो आप चाहते हैं शरीयत के हिसाब से देश चले? नो भाई, देश तो मुसलमान शरीयत के हिसाब से चल रहा है, वो चलेगा। देश के हिसाब से चलेगा, अपने संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, वो चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है, यही तो मेरा सवाल अच्छा, एक चीज और है, चूंकि मैं उधर चला ही गया, एक और मसला है, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक और मसला है कि लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए? चूंकि असम की बातचीत आई तो वहां पर यह हुआ कि अब जो नाबालिग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नाबालिग बच्चियों का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि 18 के नीचे अगर कानून ये कहता है कि 18, अब 18 की बात तो अलग है, 21 भी करने जा रहे हैं, शायद हो भी है, हिमाचल में हो गया। हाँ, तो वो ठीक है, वहां तो कांग्रेस की सरकार ने किया। तो मेरा कहना यह है कि नाबालिग बच्ची का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र तो हमारे अभी हाई कोर्टों ने, कितने हाई कोर्ट ने, 3 हाई कोर्ट हैं गालिबन, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाँ, उन्होंने फैसला कर दिया कि पुबर्टी के लिए एज नहीं है, बल्कि एक खास सिचुएशन है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। ये जो जुवेनाइल एक्ट है ना, मुझे उसके ऊपर भी एतराज है, बहुत सख्त एतराज है। मैं कहता हूं जुवेनाइल एक्ट जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पुबर्टी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप ये नहीं एक्सेप्टेड। तो मदनी साहब, आप इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, जमीयत को आप हेड कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि अगर कोई लड़की लड़की जो है 15 साल की उम्र में भी अगर विवाह के लायक आपके हिसाब से हो जाए तो शादी निकाह हो जाने चाहिए। सर, मेरी सोच के को तो आप कभी प्रोग्रेसिव मान ही नहीं सकते। नहीं, मैं मान रहा हूं, आप कई बार खुलकर बोल रहे हैं। मुझे आपको स्पेसिफिक सवाल पर कोने में ले नहीं तो सर देखिए, तो सर अच्छा चलिए, मान लीजिए कि मैं नहीं मानता हूं, तो आप तो अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं ना? नहीं, मैं नहीं मानता। आप भी नहीं मानते? मैं आप इसलिए कि आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे मानने से क्या होगा? आप जो मानेंगे वो चलेगा, मार्केट में वही बिकेगा जो दिखेगा, और वो आप दिखा वो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो आपको दिखा रहा हूं। सर, मैं आपसे कहता हूं, ये बहस नहीं है कि 15 साल की है, बहस ये है कि पुबर्टी हो तो वो नहीं। तो सर, ये बहस होती है ना। अच्छा, और मुख्तलिफ कोर्टों ने इसके ऊपर टिप्पणियां भी की हैं, लिखा भी है। आगे जाकर के मुझे इस बात का यकीन है, बल्कि मुझे और आपको मिलकर के ये तहरीक चलानी चाहिए, जुवेनाइल एक्ट के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों। जुवेनाइल एक्ट में जो एज को रख दिया है, और उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, खासतौर से रेप के क्राइम, स्पेशली रेप के क्राइम हो रहे हो, आसानी से छूट जाते हैं वो। प्लीज आप हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो सर 15 साल से मुराद ये इस देश की मदनी साहब, 15 साल की उम्र में एक लड़की को वैवाहिक जीवन नहीं कह रहा हूं। तो क्यों, अगर आपके हिसाब से अगर उसको कल को आप 12 साल कहेंगे, 15 कहेंगे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बात है। नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांतिक बात कर रहा हूं। आप इसलिए कि शरीयत में बात ले जा रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम में। भाई, इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कहा इस्लाम की बात कर रहा हूं? आप मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह से इस्लाम की बात करवाना चाह रहे हैं। भाई साहब, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे सामने हमारी बहनों बच्चियों के साथ ऐसे वाक़े हो रहे हैं दर्दनाक। कुछ दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं है। कलकत्ता वाला हमको बहुत दिख गया, उत्तराखंड वाला हमको नहीं दिखा, तो हमको दिखता भी नहीं है। सिलेक्टिव है हमारी वो चश्मे भी हमारे सिलेक्टिव है। प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, आप जो सारी बहस है एक सिद्धांतिक बहस है, उसूली बहस है, उस उसूली बहस नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि मैं अपने शो में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, और हर बार मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। जो लोग भी आते हैं वो ये तर्क देते हैं कि आप लोग इस्लाम में दखल दे रहे हैं, तो उसकी एक व्यवस्था आपको नहीं लगता है कि ये बहस ही हटा दी जाए? एक 18 साल जो कानून, मुल्क का कानून जो कह रहा है बालिग होने की उम्र, हम भी वही मानते हैं। हम इस बहस में हैं, आज की तारीख में हम इस बहस में हैं, और आपके साथ इस उम्मीद में हैं कि आप इस बहस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं पॉजिटिव और ये कहेंगे कि ये जुवेनाइल एक्ट
इसको भी देखा जाना चाहिए। मैं आप कहेंगे तो मैं रेप के वो इंसिडेंट जो दिखे हुए हैं उनका सब निकाल के आपको डेटा भेज दूंगा। बच्चियों को अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए इस बात का कि वो अपने लिए खुद चुनने की उनके अंदर समझ डेवलप हो जाए, तब उनकी शादी होनी चाहिए। एक 2-4 मिनट और आपका। हिजाब पर भी विवाद हुआ, स्कूल कॉलेज में बहुत सारा मसला उठा, महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी उसको लेकर दिया। क्या आप मानते हैं कि ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। सार्वजनिक जगह पर तो ठीक है, जिसका जो नियम है वो पालन करें धर्म के हिसाब से। देखिए, यही तो सब लोग बोल रहे हैं साहब, हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम जो है वो करेंगे। तो आपने एक बच्ची को जो पढ़ती नहीं थी, उसने पढ़ना शुरू किया। समाज की में एक सेक्शन ऐसा पैदा हुआ जिसकी बच्चियों ने कहा हम पढ़ेंगे। आपने कहा हम तुम्हारा हिजाब नोच लेंगे ड्रेस कोड के नाम पे। जो भी कह रहे हैं ड्रेस कोड का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई, उसका कलर फिक्स कर दीजिए, उसका डिजाइन फिक्स कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एकोमोडेट करने के। आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हो और मैं कहता हूं मेरी बच्चियों को हर हाल में मुझे पढ़ाना है, तो फिर अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं कहूंगा कि भैया अपने लिए बनाओ, तो कितने बना लेंगे, ये भी है। तो आप ये चाहते हैं कि एक स्कूल में, एक क्लास में कोई मुस्लिम है वो हिजाब पहन कर जाए, कोई हिंदू है वो धोती कुर्ता में तिलक लगा कर आए। बहुत इससे अच्छी क्या बात है। यूनिफॉर्मिटी ये रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई हिंदू तिलक लगा के आता है तो फिर एक जैसी, एक समान कैसे? टीचर के लिए जो पढ़ा रहा है, शिक्षक है, उसके लिए तो सारे छात्र, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए तो सब एक जैसे एजुकेशन देगा। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इससे यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? होने चाहिए। तो कैसे लेकिन एक जैसे कपड़े से दिखेंगे? थोड़ी अगर पहनावा यूनिफॉर्मिटी अलग-अलग हो गया तो? नहीं, पहनावे से थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी। मतलब आप स्कूल ड्रेस के खिलाफ हैं? नहीं, मैं फिर वही बात, आप एक बात को फौरन उचक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आपने कह दिया कि हिंदू को ये वो धोती कुर्ता तिलक में आए और मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आए। नो, ऐसा नहीं है। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बच्ची आज की तारीख में, अब मान लीजिए कि मैं कुर्ता पैजामा पहन के जाऊं, आप उसको रोकिए, बिल्कुल रोकिए, नहीं कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा। अगर ग्रे कलर की पैंट है, व्हाइट शर्ट है, तो वो तुम्हें वही पहन के आना पड़ेगा। लड़की को भी आप यही कह सकते हैं, और ऐसा बहुत जगह है, ऑलरेडी है। कुछ ही जगहों पर ऐसा किया जा रहा है, खास प्लानिंग के तहत। बहुत सारी जगहों पर है कि वो कहते हैं लड़कियां शलवार पहन के आएंगी, तो ग्रे कलर की शलवार होगी लड़कियों की, लड़कों की ग्रे कलर की पैंट होगी, व्हाइट कलर का कुर्ता होगा लड़कियों पे, और लड़कों पे व्हाइट कलर की शर्ट होगी। क्या प्रॉब्लम है अगर उसमें वो व्हाइट कलर की या ग्रे कलर का उसको आप इजाजत दे दे? देखिए, ऐसा है, आपको ये अभी भी नाजायज लगेगा, मैं जानता हूं, इस वजह से कि आप वो फीलिंग्स को और लड़कियों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। हाँ, यकीनन। आज तक तो मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। मुश्किलों से तो वो तैयार हुए हैं, फिर कहते हैं नहीं, इसको तो हिजाब उतार के जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम होगी, वो लड़की बेचारी रोती बहुत नहीं मदनी साहब, बहुत सारे आप देश हम में यही कहते हैं, ये आजादी दे दीजिए, लड़कियां फैसला करें उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं। एक छोटा सा टिप्पणी, आप मत उतरवाइए देश में उसका कई हिजाब। सारे नारे लगे कई जगहों पर कि हिंदुस्तान में रहना है तो या रसूल कहना है, कई सारे इस तरीके के नारे ऐसा लगे। कोई नारा मेरे इल्म में नहीं। रायबरेली में बिल्कुल, लगा था। रायबरेली में लगा था। ना, मैं हालांकि नहीं उसमें मानता। कई आपके कौम से लोगों ने विरोध भी किया। मैं ये भी कह रहा हूँ विरोध मैं नहीं मानता इस बात को कि ऐसा कोई लगा है, और लगा है तो बहुत बदकिस्मती की बात है, चाहे इधर से लगाओ चाहे उधर से लगाओ। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने कहा था कि मोदी पर भी पूछेंगे, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर यह बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो सत्ता में रहे तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैंने पहले जवाब दिया आपको, मुसलमानों के बारे में बात मत करिए, बल्कि देश के बारे में बात करिए। देश में यकीनन उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैंने बारहा इंटरनेशनल पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस जमाने में जब रशा और इसको लेकर के उन्होंने जो कुछ काम किए थे, मैंने कहा था, पुरानी बात हो गई, 2 साल पुरानी, 2.5 साल, तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये बहुत नाइंसाफी और अन्याय की बात होगी, अत्याचार होगा कि सारी चीजें गलत बता दी जाए। अब अगर मुझे उनका हिमायती बनना है
सपोर्टर बनना है तो सारी चीजों को अच्छा कहना पड़ेगा, ये भी गलत है। अगर मुझे कोई चीज ऐसी लगेगी, जैसे उनकी इस बारे में खामोशी है, जो इस्लामोफोबिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में उनकी खामोशी, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, बहुत एतराज है। लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं तारीफ कर सकता हूँ, बहुत सारी तारीफ। मैं योगी वाला सवाल इनके लिए भी पूछ लेता हूँ कि मुसलमानों के लिए बेहतर है या मुसलमानों के खिलाफ है? अगर देश के लिए बेहतर है तो सबके लिए बेहतर है। तो देश के लिए बेहतर है या देश के लिए देश के खिलाफ है? ये तो देश वाले फैसला करेंगे। आप भी तो देश के हैं। मैं यही बता रहा हूँ ना कि आप मुझसे मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से सवाल करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये बात कि मैं ये कहूँ कि बहुत बदतर है। ये कैसे हो सकता? कोई आदमी नहीं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव जो विपक्षी पार्टियां सेट करती हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए सेट करती हैं या प्रधानमंत्री मोदी एंटी मुस्लिम है? क्योंकि वो कहती हैं कि ये मस्जिदों में नहीं जाते हैं, मुसलमानों से बात नहीं करते हैं, जबकि हमने अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो रोजा इफ्तार कराने लगेंगे, अगर वो टोपी पहनने लगेंगे, तो क्या मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता इस बात को, कभी भी नहीं मानता इस बात। तो चलिए बता दीजिए सर, एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सही है या गलत? यही तो कह रहा हूं कि अगर वो मस्जिदों में जाने लगे, अगर वो टोपी ओढ़ने लगे, नहीं मैंने छोड़ ही दिया। लोग क्या करते हैं सर, लोग क्या करते हैं, टोपी ओढ़ के दूसरों को टोपी उड़ाते हैं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? कोई भी हो, कांग्रेस के लिए? नहीं, अब आप फिर वही बात आप कहीं से कहीं ले जाएंगे, ये नहीं। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आप धार्मिक चिन्ह, जैसे कोई मुझे कहने लगे कि तुम तिलक नहीं लगाते हो, तो मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या हिंदुओं के लिए बुरा हो जाऊंगा? ये नहीं होता। हमें ये देखना है कि ओवरऑल क्या है और एक्शंस क्या है। तो हमें इस तरह से आप अलामतों सेफ साइड ले रहे हैं कि ना मैं आलोचना करूंगा, ना मैं तारीफ करूंगा, अभी करी है, और ना मैं ये कहूंगा कि वो मुस्लिमों के लिए बेहतर है। अभी आलोचना करी है, अभी आलोचना करिए। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं कि मैं ये कह दूं कि वो बहुत बदतर है। नहीं, कैसी बात? आप अच्छा बोल दीजिए, हम वो चलाएंगे। नहीं, क्यों भाई, मैं अच्छा या फिर बोल दीजिए कि एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट नहीं है, अलग अलग सेलेक्टिव मामले में अलग अलग। नहीं, आप ये इसको इस तरह नहीं, इस तरह कहेंगे कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें उनको एक्शन लेना चाहिए और उनका नजर नहीं आता है। अब जैसे मणिपुर की ही शिकायत है लोगों को, तो है, अब उसको क्या करेंगे? वहां तो कोई मुसलमान का इश्यू नहीं है। मुस्लिमों से क्या लेने देना? वही कह रहा हूं कि उसका मुस्लिमों से कोई लेने देना नहीं है, तो वो उनकी कार्यशैली भी हो सकती है। इस देश में गाजा फिलिस्तीन का जो संघर्ष हुआ, इजराइल जो उधर गया, तो फिलिस्तीन का समर्थन करिए, ठीक है, वो इस देश की पॉलिसी में रहा है, उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये कि उसको मुस्लिम से जोड़ देना, फिर वो बांग्लादेश वाले वहां पर हिंदू मारे गए, उन पर चुप हो जाना, आपको नहीं हुआ है? बहुत सारे लोग हैं ना कोई चुप नहीं हुआ, सब लोगों ने उसकी मजम्मत की है। खुद बांग्लादेश के लोगों ने मजम्मत की है, इंडिया के लोगों ने भी मजम्मत की है। ये एक बात मैं बहुत क्लियर इस बारे में, बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में, अगर ये मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क हैं और अपने इस्लाम का दावा भी करते हैं, वहां का सिख, वहां का हिंदू, वहां का क्रिश्चियन अपने आप को मुसलमान से ज्यादा सेफ और बेटर पोजीशन में नहीं महसूस करे, तो फिर क्या इस्लाम है उनका? क्या इस्लाम है? क्या बहुत नॉनसेंस है वो इस्लाम। कैसे उसको इस्लाम माना जा सकता है? क्योंकि इस्लामी बुनियाद पर एक तो होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, लोगों को माइनॉरिटीज को ये हक हैं उनको देने हैं माइनॉरिटीज के, ये सारी चीजें अलग हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान है और किसी वजह से उसको रूलिंग करने का मौका मिल गया किसी भी तरीके से, और रूलर है वहां का या वो फैसला करने वाला है, उसकी पहली जिम्मेदारी उसकी माइनॉरिटीज है, बाद में दूसरा काम है सारा। एक चलते चलते एक सवाल और आपसे, क्योंकि बहुत सारी वक्फ की बात हो गई, बहुविवाह पर हमने बातचीत कर ली, एज ऑफ मैरिज पर हमने बातचीत कर ली, क्या आपको लगता है, या सीए की बातचीत जो हमने नहीं की, ये लगता है कि ये धीरे धीरे यूसीसी की ओर है जिसका आप लोग विरोध करते हैं? हमने तो आसाम में बहुत डिमांड करी है हमेशा। यूसीसी की नहीं, यूसीसी की बात, अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। मैं एनआरसी समझा, क्योंकि आप सीए के साथ मिला के बात कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं करता हूं, ये नेता मिलाकर करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी, नेता मिलाकर कहते हैं कि सीए का मतलब एनआरसी भी आ गया। तो
यूसीसी की बात यही है हमारी, वही जो मैंने बीच में यूसीसी के ऊपर बात हो चुकी है हमारी आपके, कि हमने मुल्क में, मुल्क के निर्माताओं ने, बनाने वालों ने, फाउंडर्स ने एक कमिटमेंट किया था, एक तसल्ली दी थी, एक इत्मीनान दिलाया था, उसको खत्म क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, और लाइए कोई नहीं, आपने संविधान का जिक्र किया, संविधान में इस बात का भी जिक्र है कि यूसीसी लाया जाए, जिस तरह का वही मैं कह रहा हूं कि उसका एक ब्लूप्रिंट लाइए, उस पर डिबेट कराइए, देखेंगे, हो सकता है अच्छा हो, अच्छा होगा तो सपोर्ट भी करेंगे, क्या दिक्कत है? अभी से क्यों उसको अपोज करेंगे? नहीं, माहौल तो ऐसा ही बनता है। अभी से उसको क्यों अपोज करेंगे? लाए ना फिर, जैसे सीए का विरोध हुआ, उसके आधार पर जिस तरीके से आंदोलन इस देश में चले। ठीक है, अब वो लोगों का आंदोलन चलाने का भी तो अधिकार है ना, आप कैसे छीन लेंगे? वो तो हमारे डेमोक्रेसी ने, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मदनी साहब, आपने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है, और हालांकि कई सारे मसलों पर आप बहुत सेफ साइड, मसलन योगी मोदी पर, वक्फ पर, आप बहुत जगहों पर सेफ साइड आप लेते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने हिंदुस्तान के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर लाइव आकर और आपने राय रखी है, आप क्या सोचते हैं ये जनता के सामने है, और जनता तय करेगी कि आप किन मुद्दों पर बचते दिन नजर आए, किन मुद्दों पर आप कितने सही हैं, ये जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।